जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अनुच्छेद। हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 1 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला नाम हम पढ़ेंगे प्रियंका। प्रियंका से सुनना चाहेंगे अनुच्छेद 1 से 22। चलो सुनाओ। टोटल अनुच्छेद 395 है, उसमें भाग 22 है। अनुसूची पहले 8 था, अब वर्तमान में 12 अनुसूची हो गया है। हम पहले भाग 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी है, भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक होता है। पहला अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है, राज्यों को पहली अनुसूची में रखा गया है। क्षेत्र 3 प्रकार के होते हैं, स्टेट 28, यूनियन टेरिटोरी 9 और अर्जित क्षेत्र। इसके बाद अनुच्छेद 2 हमें यह बताता है कि किसी भी विदेशी राज्य को अपने राज्य में मिलाने के पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ता है, या संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से किसी भी विदेशी राज्य को अपने देश में मिला सकती है। उदाहरण के तौर पे बताना चाहेंगे कि 16 जुलाई 1975 को सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया भारत का, जो कि 36वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। इसके पहले 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, जिससे सिक्किम को सह राज्य बनाया गया था। इसका व्याख्या है कि जब चीन तिब्बत पर आक्रमण कर रहा था, उस समय वह देखकर सिक्किम डर गया और आके भारत का शरण ले लिया। भारत में जब वह शरण लेने आया तो भारत ने उसका स्वागत किया और बोला कि जैसे यहाँ अन्य राज्य रह रहे हैं, वैसे आपको भी यहाँ आपका अधिकार मिला जाएगा और दूसरे राज्यों की तरह आप भी यहाँ रह सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति को सूचना से किसी भी भारत के अंदर किसी भी राज्य के नाम में, सीमा में, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के तौर पर हम जानते हैं कि यूपी से उत्तराखंड बना 9 नवंबर 2000 को, एमपी से छत्तीसगढ़ बना 1 नवंबर 2000 को, उसके बाद बिहार से झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना 2 जून 2014 को। इसके साथ ही साथ नाम में भी परिवर्तन हुआ था 2 जगह का, जो कि सेंट्रल यूनाइटेड प्रोविज़न से बना यूनाइटेड प्रोविज़न से बना उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविज़न से बना उत्तर प्रदेश, सेंट्रल प्रोविज़न से बना मध्य प्रदेश। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 4 पे। अनुच्छेद 4 हमें यह बताता है कि अनुच्छेद 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 और 3 के संशोधन को अनुच्छेद 4 से बाहर रखा, अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। इसका मतलब यह होता है कि अनुच्छेद 4 हमें यह बताने का चेष्टा कर रहा है कि अगर अनुच्छेद 2 के द्वारा किसी भी हम विदेशी राज्य को अपने देश में मिलाते हैं, तथा अनुच्छेद 3 के द्वारा हम अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र में सीमा परिवर्तन या नाम में परिवर्तन करते हैं, तो वह अनुच्छेद 4 में 368 के बाहर रखा गया है, क्योंकि उसमें राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, केवल उनको सूचना दिया जा सकता है। अगर उनकी अनुमति नहीं भी होगी तो हम इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के अंदर वह सभी अनुच्छेद आते हैं जिसमें कि राष्ट्रपति की अनुमति अति आवश्यक होती है। इसके बाद अनुच्छेद 1 से 4 के कुछ मामले हैं जिसमें भारत का बंटवारा हुआ था। भारत और अफगानिस्तान में बंटवारा को हम डूरन रेखा के से किया गया था, जो कि पहला टुकड़ा हुआ था 1983 में। फिर भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला टुकड़ा हुआ। फिर भारत और वर्मा को हम म्यांमार के नाम से भी जानते हैं, इसमें दूसरा टुकड़ा हुआ जो कि मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद तीसरा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जो हुआ था 17 अगस्त 1947 को, और इसमें 48 करोड़ लोगों के बीच हुआ था। 1,75,000 यहाँ वर्ग मीटर था और 45,000 किलोमीटर पे हुआ था। उसके बाद चौथा टुकड़ा जो हुआ वह हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच, इसको भी हम रेड क्लिफ रेखा के नाम से ही जानते हैं। यह हुआ था 6 दिसंबर 1971 को। इसके बाद इससे कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी बताना चाहूँगी। सबसे पहला है कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो 13 देसी रियासत थे जो कि पाकिस्तान में जाकर मिल गए थे। उसके बाद जो 552 देसी रियासत बचे थे, वह 552 देसी रियासत को अन्य राज्य में मिलाने और साथ ही साथ अन्य राज्य को भारत में मिलाने के लिए यह कार्य 3 लोगों को सौंपा गया था। सबसे पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, दूसरा थे वीपी मेनन, तीसरा थे माउंटबेटन। वीपी मेनन जो उस समय के आईएएस ऑफिसर थे, और वीपी मेनन जो उस समय के आईएएस ऑफिसर थे। माउंटबेटन एक अंग्रेज थे, फिर भी वो भारत को एकीकृत करने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि देश को एकीकृत करने के टाइम जो जूनागढ़ था वह पाकिस्तान में जाके मिलना चाहता था, क्योंकि वहाँ अधिकांश लोग हिंदू थे, परंतु वहाँ का जो राजा था वह मुस्लिम था, इसीलिए जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाना
बनाना चाहता था, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा वहाँ जनमत संग्रह करवाया गया, जिसमें कि वोटिंग के आधार पर यह पता करवाया गया कि अधिकांश जनता क्या चाहती है। तो अधिकांश जनता चाहती थी हिंदुस्तान में मिलना, इसीलिए जनमत संग्रह के माध्यम से अधिकांश वहाँ जूनागढ़ को भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया, जो कि गुजरात में स्थित है। दूसरा हुआ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश भी अपना एक स्वतंत्र राज्य बनाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर भी ऑपरेशन पोलो के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उसे भी भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया गया। ऑपरेशन पोलो का अर्थ होता है कि पुलिस के वेश में आर्मी के लोग गए थे ऑपरेशन पोलो को अंजाम देने के लिए। उसके बाद तीसरा होता है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह जो थे वो भी एक अपना अलग राज्य व देश बनाना चाहते थे, लेकिन वह जब पाकिस्तान ने आक्रमण किया तब वह आके भारत की शरण ले ली और विलय पत्र के माध्यम से वो भारत में आके जुड़ गए। उसके बाद आता है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई थी। इसके अंतर्गत अब हम इसके बाद हम अनुच्छेद भाग 2 में नागरिकता, भारतीय की नागरिकता के बारे में बताने जाएंगे। भाग 2 के अंतर्गत भाग 2 में पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 में यहाँ पर 3 लोग रहते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन होता है जो कि नागरिकता, भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। दूसरा जो होता है सिटीजन होता है जो कि भारत घूमने के लिए आया हुआ रहता है, उसे टेम्प्रोरी नागरिकता दी जाती है। तीसरा होता है माइनॉरिटी, जो कि धर्म के माइनॉरिटी से नागरिकता जिसको प्राप्त होती है उसके धर्म से संबंधित होती है। उसके बाद नागरिकता क्या है? नागरिकता वह प्रमाण पत्र होता है जो किसी को भी भारत का सदस्य बनाता है, जैसे कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड जिसके पास होता है वो भारत का नागरिक होता है, और इसके अंतर्गत उसे प्रशासनिक अधिकार भी दिया जाता है और कुछ मूल अधिकार भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ वोट देने का भी अधिकार उसको प्राप्त होता है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत हम बताना चाहेंगे कि 26 जनवरी 1951 में जब हुआ था तो वहाँ यह कहा गया था कि जो व्यक्ति भारत में रह रहा हो या उनके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो या भारत में हुआ है, ये सब जो है उनको नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 6 में है कि 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग भारत में रह रहे हैं उन पर परमिट लागू नहीं होगा, और 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोगों पर परमिट लागू होगा और 6 महीने के बाद उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 में यह बताया गया है कि जब कोई लोग पाकिस्तान गए 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो पाकिस्तान गए और लौट के फिर भारत आ गए तो उनके लिए 6 महीना का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा उनको भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए। अनुच्छेद 8 हमें यह बताता है कि अगर कोई लोग भारत के बाहर रह रहे हों लेकिन उनके माता पिता भारत में ही रह रहे हों और वो पैसों मुद्रा से संबंधित कोई लेन देन कर रहे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। अनुच्छेद 9 बताता है कि अगर कोई अनुच्छेद 9 यह बताता है कि अगर कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता, विदेशों में किसी भी देश की नागरिकता ले लेती है तो उसके लिए भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद अनुच्छेद 10 यह बताता है कि अन्यथा कोई भी कार्य करने पर उसको भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अनुच्छेद 11 यह बताता है कि नागरिकता प्रदान करने के लिए नागरिकता गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। उसके बाद हम आते हैं भाग 3 पर। भाग 3 में है जो कि 12 से लेके 35 तक है। इसमें हम यह बताना चाहेंगे कि भाग 3 में सबसे पहले है अनुच्छेद, इसमें 5 चीज़ें आती हैं जो कि इसमें मूल अधिकार और मौलिक अधिकार में के बारे में बताया गया। साथ ही साथ फंडामेंटल राइट्स, जो कि मूल अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। इसमें 5 चीज़ें। पहला है नेहरू अधिवेशन जो कि 1928 में किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। निलंबित राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री तथा इसके साथ साथ इसका जो रक्षक होता है वह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है। मेग्ना कार्टा का अधिकार भी इसी में दिया जाता है। और जो ये मूल अधिकार है यह यूएस के संविधान से लिया गया है। और साथ ही साथ अब अनुच्छेद 12 के बारे में बताना चाहेंगे। 12 में परिभाषा, स्टेट, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ONGC इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इसमें आता है अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 में अल्पसंख्यक के बारे में बताता है और असंगत के बारे में बताता है। अल्पसंख्यक अनुच्छेद 13 हमें यह बताता है कि मूल अधिकार तो जरूरी है लेकिन साथ ही साथ अल्पसंख्यक भी जरूरी है। अल्पसंख्यक का अर्थ होता है कि मूल अधिकार को नहीं छीनना। अगर कोई व्यक्ति अन्यथा कार्य करता है और उसका मूल अधिकार छीन लिया जाता है तो उसे असंगत कर दिया जाता है। इसके बाद हम आते हैं अनुच्छेद 13 पे।
अनुच्छेद 14 पे, अनुच्छेद 14 कानून की समक्ष समानता को बताता है, कानून की समानता को दर्शाता है। अनुच्छेद 15 हमें यह जनता और सरकार के बारे में बताता है, धर्म, जाति, लिंग आधार, जन्म के आधार पर बताता है। उसके साथ ही साथ यहाँ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट है। इसका अर्थ होता है कि अगर कोई व्यक्ति का कोई कार्य अन्यथा कार्य करता है, साथ ही साथ जैसे उसके धर्म जाति में वह कार्य नहीं किया जाता है, फिर भी वह उस कार्य को करता है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण से वह कार्य को नहीं माना जाएगा, अर्थात उसको भेद दिया जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16, जिसमें कि लोक नियोजन की समानता के बारे में बताता है। इसमें आरक्षण जाति धर्म के आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 बताता है अनटचेबिलिटी को बताता है, अछूत शहरी ग्रामीण के बारे में बताता है। अनुच्छेद 18 बताता है जैसे कि अगर किसी को भी कोई राष्ट्रीय कोई पुरस्कार दिया जाता है तो उसके साथ उसका सरनेम नहीं लगा रहेगा। अगर एजुकेशन से रिलेटेड कोई अवार्ड मिलता है तो उसमें वह सरनेम लगा सकते हैं। सरनेम में जैसे टाइटल, राय बहादुर, यह सब जो है किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार के साथ नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 19 बताता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे भाषण देना, पुतला फूंकना, मीडिया, एकता, अखंडता, सभा की आज़ादी, संगठन बनाने की आज़ादी, संरक्षण व भ्रमण की आज़ादी, विदेशी संबंधी, ये सब जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है। अनुच्छेद 20 में है सजा संरक्षण। जो सजा दिया जाएगा उसका संरक्षण, उसका पहले देख लिया जाएगा क्या गलती है क्या नहीं, उसके बाद उसका संरक्षण भी दिया जाएगा। अनुच्छेद 21 में आता है प्राणदैहिक स्वतंत्रता, और इसमें साथ ही साथ 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 22 आता है। अनुच्छेद 22 में यह बताता है कि जो लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा उनको सुरक्षा प्रदान करना ही अनुच्छेद 22 में बताता है। इसमें 2 प्रकार के निरोध होते हैं, एक दंडात्मक निरोध होता है, एक निवारक निरोध होता है। दंडात्मक निरोध से हमारा अभिप्राय यह है कि जो लोगों को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसका दोष पहले न्यायालय में जाकर उसका दोष सिद्ध हो जाएगा कि वो क्या गलती किया है, उसके बाद ही उसको सजा देना। और निवारक निरोध है जो शंका के आधार पर गिरफ्तारी जो हो जाता है उसको निवारक निरोध कहते हैं। इसमें उसके दोष सिद्ध होने के पहले ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आज का मेरा अनुच्छेद 1 से 22 तक था जो कंप्लीट हो चुका है। बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अनुच्छेद 23 से 32 मुस्कान करेगी। अनुच्छेद 23 अनुच्छेद 23 यह बताता है कि दुर्व्यवहार, बलात्कार, श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी, आपसे ज़बरदस्ती नहीं कराया जाएगा। लेकिन 23 के क में यह भी कहा गया है कि आपातकाल की स्थिति और राष्ट्रहित के लिए आपसे ज़बरदस्ती कार्य कराया जाएगा, जैसे कि कोरोना की स्थिति में डॉक्टरों और पुलिस को कार्य करना पड़ रहा था। अनुच्छेद 24 यह कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध, जैसे कि बाल कारखाना, खदान, खतरनाक जगह, कोल माइंस में ये सब बच्चों को कार्य नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें आपको धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रचार, जैसे कि कृपान, सिंदूर, हिजाब इत्यादि। अनुच्छेद 26 यह कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए वैधानिक खर्च, सामूहिक स्वतंत्रता आपको दिया जाएगा। अनुच्छेद 27 यह कहता है कि अनुच्छेद 27 यह कहता है कि आपको धार्मिक कार्य हेतु आपने जो भी धन एकत्रित किया वो टैक्स फ्री होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 28 यह कहा जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भाषा, लिंग, जाति आधार पर किया जाता है। अनुच्छेद 29 यह कहता है कि अल्पसंख्यक सरकारी खर्च से चलने वाले स्कूलों पे किसी भी प्रकार का धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई धार्मिक कार्य करने के लिए बाध्य किया जाएगा। अनुच्छेद 30 यह कहता है कि अल्पसंख्यक अपनी संस्थान खोल सकते हैं, सरकार उन्हें भी धन उपलब्ध कराएगी। अनुच्छेद 31 यह कहता है कि संपत्ति से वंचित, पहले संपत्ति का अधिकार हम लोग का मूल अधिकार था, लेकिन अब इसे कानूनी अधिकार बना के 300 के क में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों को वास्तव में मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद 32 ही है। अनुच्छेद 32 सभी मूल अधिकारों का आत्मा, हृदय, प्रतिभूति संरक्षण है। इसमें कोर्ट द्वारा 5 प्रकार का रीट जारी होता है। सारे रीट कुछ इस प्रकार है: हॉबियस कार्पस, मैंडामस, सर्जुरी, कोवेरेंटो और
परमादेश। पहला हॉबियस कार्पस में ये होता है कि कोई भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में जारी किया जाता है। फिर आपको मैंडामस में परमादेश एक जारी होता है। मान लीजिए कि कोई आदमी नकली फर्जी कागज़ लेके कोई कार्य कर रहा है सरकारी दफ्तर में, अगर उसकी कोई कंप्लेन कर देता है कोर्ट में तो कोर्ट उसके खिलाफ परमादेश जारी करेगी। फिर आता है हमारा कोवेरेंटो में आप अगर कोई सरकारी डॉक्टर अगर समय पे अपने कार्य के लिए नहीं पहुंचता है और कोई अगर व्यक्ति उसके खिलाफ कंप्लेन कर देता है तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा कोर्ट के द्वारा और वहां पर जांच के लिए सभी लोग आएंगे। उसके बाद आता है प्रोहिबिजन और सर्जरी एक कोर्ट दूसरे कोर्ट के ऊपर जारी करती है। प्रोहिबिजन में जैसे कि आपके ऊपर जैसे कि कोई कोर्ट फैसला अगर उस समय उसका केस चल रहा है तो उसे रोक सकती है। उसके बाद आता है सर्जरी का मतलब कि फैसले के बाद ये किया जाता है। ये हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट में किया जाता है। जैसे कि क्षेत्र अधिकार अन्यायिक फैसला अप्राकृतिक फैसला में कोर्ट दूसरे कोर्ट को आदेश देती है। धन्यवाद। तो अभी तक हो चुका है अनुच्छेद 1 से लेकर 32 तक। अब हम 33 से सपना से सुनेंगे, 33 से आगे, 33 से कहाँ 42 तक। चलो सपना। आज हम अनुच्छेद 33 से 42 के बारे में बताने वाले। अनुच्छेद 33 से मूल अधिकार प्रतिबंध, जैसे सेना, गुप्तचर, मीडिया, राजदूत, ये सब पे प्रतिबंध रहता है। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ लागू होने पर मूल अधिकार को सीमित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 35 में है कि संसद मूल अधिकार को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है, जैसे कि अनुच्छेद 15 में है कि जन्म के आधार पर है। अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन के आधार पे। अनुच्छेद 19 है व्यक्ति के आधार पे। अनुच्छेद 30 जो है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के अधिकार संबंधित है और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक अपनी स्कूल मदरसा खोल सकते हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा संबंधित है और अनुच्छेद 37 जो है वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय और वाद विवादियों संभव नहीं। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की स्वतंत्रता, लोक कल्याण के अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। और अनुच्छेद 39 जो है वो स्त्री पुरुष और के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन से संबंधित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत से संबंधित है, जिसमें गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अनुच्छेद 41 जो है वो कुछ सरकारी सहायता उपलब्ध प्राप्त करने से संबंधित, जैसे कि विधवा पेंशन, सरकारी पेंशन, साइकिल, विकलांग पेंशन, ये सब से। और अनुच्छेद 42 जो है वो स्त्री न्यायोचित एवं मनोचित न्याय के लिए मनोचित दशाओं से संबंधित, जिसमें स्त्री के लिए प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है, जैसे कि गर्भवती स्त्रियों द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करना। धन्यवाद। चलो तो हम लोग सुनते हैं अनुच्छेद 43 से 51। अनुच्छेद 43 इसमें निर्वाह योग मजदूरी अर्थात इतना वेतन दिया जा सके कि किसी का परिवार चलाया जा सके। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता, भले ही हमारी विवाह की रीतियाँ अलग अलग हो लेकिन तलाक की रीतियाँ मतलब कि सारे रीतियाँ एक ही होगी, भले ही विवाह अलग अलग रीतियों से हुए हो। और इसमें आता है कि कानून के दंड को समान, कानून के अधिकार को दंड संहिता और चुनाव के अधिकार को समान आचार संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 45 यह कहता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी, उसे सारा टीका उका लगवाना। और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को शिक्षा का अधिकार भी मुफ्त में कराया जाएगा। इसका वर्णन 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत किया गया है वर्णन। अनुच्छेद 46 में है SC ST OBC के लिए विशेष आरक्षण दिया जाएगा। अनुच्छेद 47 यह कहता है कि सरकार पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराएगी और सारी नशीली पदार्थ पर प्रतिबंध लगाएगी, जैसे शराब, नशीली दवाई इत्यादि। अनुच्छेद 48 यह कहता है कि सरकार वन्य जीव और पर्यावरण की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है और इसका वर्णन 42वां संविधान संशोधन के तहत इसका वर्णन किया गया है।
और हमारे शिक्षा के अधिकार को अब राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 49 में यह कहता है कि स्मारकों की रक्षा करना, राष्ट्र स्मारकों की रक्षा करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। अनुच्छेद 50 यह कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 51 यह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता पूर्वक सुलझाना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। इसी अनुच्छेद के तहत भारत यूएनओ का सदस्य बना था। थैंक यू। चलो, आज आपने सुना कि किस प्रकार से अनुच्छेद को ये बच्चे अपने मेहनत और लगन से याद किए हैं, और इसी तरह से मेहनत और लगन से सभी करते रहें, आप सभी भी करते रहें और अपने एग्जामिनेशन को पास करें। और साथ ही साथ 22 भाषा, अच्छा जी हाँ, 22 भाषा छूटा हुआ है, 22 भाषा का वर्णन करेगी दीप्ति। चलो खड़े हो जाओ। 22 भाषा का वर्णन 8वीं अनुसूची में किया गया है। कश्मीरी, सिंधी, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। थैंक यू। वाह, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा सबको याद है? 8वीं अनुसूची का भाषा सबको याद है ना? चलो ठीक है। तो अब हम लोग वो हमारा अगला वीडियो बनाएंगे। तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद को देखा और साथ ही साथ 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है उसके बारे में जाना। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद।